वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से लेकर के और हार्ड लेवल तक चलेंगे, तो आप लोग पेशेंस बना करके रखेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। जिन लोगों का बेसिक अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिन लोगों का बेसिक अच्छा है वो भी देखें। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट कहीं पर मिस हो रहा हो और वो यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाए। और पेशेंस जरूर रखें क्योंकि ये सबके लिए वीडियो है। ऐसा नहीं है ना सोचे कि ये वीडियो मैं पहले से जान रहा हूँ कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, इस वजह से मैं बाद वाला वीडियो देखूंगा या नहीं देखूंगा। तो ऐसा नहीं, ये आप शुरू से देखें, आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे आपको इसका वैल्यू भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस ज्योमेट्री का जो विभिन्न एग्जामिनेशन है उसमें क्या रोल है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसएससी की बात कर रहे हैं। एसएससी में सीजीएल एग्जामिनेशन, सीजीएल एग्जामिनेशन में प्री और मेंस के बारे में बात करेंगे। जो प्री एग्जामिनेशन है 25 क्वेश्चन इसमें टोटल मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। इस 25 क्वेश्चन में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, या तो 2 या 3, जनरली 3 क्वेश्चन के आसपास तो रहते ही हैं, 2 हटा देते हैं, 3 क्वेश्चन मान लीजिए। 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के तो पूछे ही जाते हैं। अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस में लगभग 11 क्वेश्चन, कभी 10, कभी 11, कभी 12, इस तरह से ये फ्लक्चुएट करते रहता है। यानी एवरेज आप इसे 11 मान सकते हैं कि 11 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे 100 में से। काफ़ी इंपॉर्टेंस इसका है, यानी कि लगभग एक तरह से देखा जाए तो 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा वेटेज है ज्योमेट्री का। इसी तरह से सीपीयू एग्जामिनेशन की बात करें, ये 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस 50 में से लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास, 5 या 6 क्वेश्चन ये ज्योमेट्री के रहते हैं। इसके बाद सीएचएसएल, इसमें भी 25 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। अगर उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शामिल कर ले तो थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वेटेज बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ज्योमेट्री का ही रूल वहाँ भी कुछ कहीं कहीं पे फॉलो कर जाता है। अब इसके बाद एमटीएस की बात करेंगे। एमटीएस में भी लगभग 3 क्वेश्चन, रेलवे में एग्जामिनेशन में भी रहता है। लेकिन अब हम ध्यान रखेंगे कि ये सब जो एग्जामिनेशन है, सीजीएल एग्जामिनेशन यानी एसएससी द्वारा जो एग्जाम होता है, या फिर रेलवे एग्जामिनेशन की बात करें, तो इन सब का अब तो सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है सीईटी एग्जाम के बारे में, कि सीईटी अब एग्जाम प्री एग्जामिनेशन के रूप में लिया जाएगा। तो क्या मैंने जो ये बताया कि प्री में इतना है, फिर मेंस में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका क्या मतलब क्या है? क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो इस डायलेमा में नहीं रहना है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ज्योमेट्री तो पढ़ना ही है। ज्योमेट्री पढ़े बिना आपको कोई कंपटीशन फाइट, फिलहाल जो वनडे एग्जामिनेशन है वो उससे आप बच नहीं सकते हैं, वहाँ पूछेगा ही। भले ही अभी सिलेबस नहीं आया, लेकिन जो सिलेबस आएगा उसमें ज्योमेट्री का रोल मान के चलिए रहेगा ही, इसको बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है, तो ये रहेगा ही। तो अभी ये पिछले एग्जामिनेशन के मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इस आधार पर हम लोग अभी इसको पढ़ना जारी रखेंगे। और सीईटी एग्जाम जब भी होता है, जैसे 2021 में हो या मान लीजिए 21 के बदले 22 में हो, तभी भी हम पढ़ना जारी रखेंगे ये, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं सिलेबस में जरूर मेंशन होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो कॉमन एग्जामिनेशन के आ जाने से बहुत सारी चीज़ कॉमन होगा, बैंकिंग का सिलेबस, रेलवे का सिलेबस, फिर एसएससी का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ना पड़ जाएगा, और बहुत ऐसे चीज़ है जो आप पहले से पढ़ रखे हैं, वो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। तो ये एक तरह से एडवांटेज के रूप में ही है आपका जो ज्योमेट्री है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 लाइन, मैं ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, ये सब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ें ऐसे है कि मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोग को आ रहा है। ये सिंपल चीज़ है और ये कंपटीशन में पूछता भी नहीं है। जो कंपटीशन पूछता है कंपटीशन में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन सेगमेंट है, मतलब कि 2 कोई पॉइंट के बीच में जो एक तरह से लाइन खींच दिया, तो एक तरह से लाइन सेगमेंट के रूप में हो गया यहाँ। तो यह ए और बी, ए बी लाइन है, एक दूसरा लाइन है सी डी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में कट करे तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे।
अगर यह 30 डिग्री है तो डेफिनेटली अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से अगर यह 30 है तो डेफिनेटली ये 150 डिग्री होगा। क्यों होगा उसका लॉजिक समझिए। कोई भी स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब इस 180 डिग्री में जितने भी आप एंगल कर देंगे इन सभी का योगफल जो होता है वो 180 ही होता है। जैसे अगर यह θ1 है, θ2 है, θ3 है, θ4 है, तो इस तरह से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेट एंगल इसको बोला जाता है एक तरह से। तो ये 180 डिग्री हो गया। तो साथ साथ मैं इसी तरह से कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। तो ये जो CD लाइन है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, ये 180 डिग्री का होगा, जिसमें से अगर यह 30 डिग्री है तो डेफिनेटली दूसरा जो होगा 180 में से वो 30 माइनस कर देंगे, यानी कि 150 डिग्री का हो जाएगा। जब यह एंगल 150 हुआ तो इसके अपोजिट का जो एंगल होगा ये भी 150 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये जरूरी है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनेशन में एक तरह से डायरेक्ट न पूछा जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट का यूज आप दूसरे कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। अब चलिए जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है कि दो ऐसा लाइन एक दूसरे के साथ साथ ऐसा खींचा जाए जिसका शुरू से लेकर अंतिम तक डिस्टेंस समान हो। मतलब एक तरह से कहा जाए कि दूरी जो है दो लाइन के बीच में हमेशा समान रहेगी। अब मैं कहूँगा स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, इसका मतलब हुआ कि दो ऐसा समांतर रेखाएं होंगी जो कभी टेढ़ी नहीं हो रही है, तो उसको स्ट्रेट पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट में होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है तो इस तरह से डिस्टेंस सेम मेंटेन करेगा, तो इसको भी हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भले न हो लेकिन एक तरह से कर्व के रूप में है, लेकिन भले या स्ट्रेट लाइन ना हो लेकिन लाइन तो जरूर है, तो ये एक तरह से पैरेलल लाइंस होगा। जैसे कि एक तरह से ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो भी पैरेलल लाइंस के रूप में होता है। वो भले ही थोड़ा टेढ़ा हो जाए लेकिन डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो ट्रेन ठीक से चल नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से यहाँ पर यह पैरेलल लाइंस है, और उसको एक तीसरा जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं उसको काट दिया, ट्रांसवर्स लाइन। इसी तरह से यह L और M, इसका नाम भी रख देते हैं हम लोग, L और M, इसका नाम रख देते हैं N। अब इस तरह से अब देखेंगे कि इससे कितना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे के जो आपका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसमें यूज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि दो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि L इज पैरेलल टू M, इसको ऐसे लिखा जाता है L M से पैरेलल है, ठीक है। दो लाइन खींच देंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल वाला। तीसरा लाइन N, इसको काट दिया, ट्रांसवर्स लाइन। तो अब यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। आ रहे समझ में? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर इस एंगल का नाम 1 रख ले, इसका नाम 2 रख ले, तो हमें पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। आ रहा है समझ में? सिमिलरली क्या होगा कि मैंने अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप समझिए कि ये जो एंगल होंगे ये 2 वाला, यानी कि तीसरा एंगल हो गया ये। इसी तरह से अगर हम चौथा एंगल रख दें तो मैंने बताया कि एंगल 2 और 3 जो है वो आपस में इक्वल होंगे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से एंगल 1 और एंगल 4 ये भी अपोजिट होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो 1 की जगह पर आप चाहें तो एंगल 4 रख सकते हैं, और एंगल 2 की जगह पर एंगल 3 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में बराबर होंगे। आ रहे समझ में? एक ही साइड के दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से अगर इसको हमने 5 रख दिया और इसका नाम 6 रख दिया तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, हो जाएंगे, ठीक है, ये पहले वाले कॉन्सेप्ट से। इसी तरह से अगर इसका नाम 7 और इसका नाम 8 रख दिया तो 7 और 8 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि एंगल 5 और एंगल 7, ध्यान दीजिए, एंगल 5 और एंगल 7, ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। आ रहा है समझ में? सिमिलरली एंगल 6 और एंगल 8 ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
तो अब यहां से एक चीज समझ में अब आ जाएगा आपको कि अब एंगल 5 जो है, देखिए ध्यान रखिए, एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर है और एंगल 5 जो है एंगल 7 के भी बराबर है, दोनों बराबर है। मतलब 5 और 6 बराबर है, 5 7 बराबर, इसका मतलब 6 और 7 आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से 5 और 7, देखिए 5 जो है वो 7 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, और अपोजिट एंगल होने के लिए 5 और 6 तो इक्वल होगा ही होगा। तो इस तरह से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। अरे समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण, ठीक है। तो ये जो है दोनों लाइन के अंदर में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अंतः एकांतर कोण, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर 6 7 के बराबर है तो एक वाला जो है वो 3 के बराबर होगा। तो इसी तरह से 1 बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः आंतरिक कोण। यानी एक तरह से इसका मैं बताऊंगा फिर आगे कि अगर 30 डिग्री है 40 डिग्री ऐसे करके मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम नाम से जान लेते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। सिमिलरली अगर कॉन्सेप्ट अगर हम ध्यान दें तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है, इसके बाहर में एंगल 4 है, तो एंगल 2 जो है उसके बाहर। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर 1 3 के बराबर है, मैंने बोला है 1 3 के बराबर है, और 1 अगर 4 के बराबर है, और 1 3 के बराबर था और 3 2 के बराबर हो गया, इस तरह से 2 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, और ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से बाहर है, इसलिए इसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण का नाम देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सिमिलरली अगर यह बाहर था तो इसी तरह से एंगल 5 वाले को एंगल 8 वाले के बराबर करा देंगे। आ रहा है समझ में? इसे भी हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का नाम देंगे, यानी एंगल 5 बराबर एंगल 8। तो आपको यहाँ पर इस तरह से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? अब इसमें भी कॉन्सेप्ट अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी और बताऊंगा। तो फिलहाल इस चीज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो समझ में ना आए तो रिवाइज करके जरूर देखिए, समझ में आएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या, अगर नाम के जगह पे अगर डिग्री में अगर ये चीजें आ जाए, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो कैसे समझेंगे, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग साथ में पेन कॉपी ले लीजिए और फिगर इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने के बाद देखिए हम लोग को कैसे समझ में आएगा। अब यह L है और यह M है, इसी तरह से यह N हो गया, क्लियर। अब यहां समझिए कि यदि इस एंगल को अगर हम 40 डिग्री माने, एकदम बेसिक जो मैंने रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, कि अगर मान लीजिए कि अगर यह एंगल 40 डिग्री है, तो अब यहां आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैंने अभी बताया है उस हिसाब से ये एंगल क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये 40 डिग्री तो होना ही होना है। अरे समझ में? अच्छा, ये 40 डिग्री हो गया, तो अगर यह 40 है तो ये एंगल कौन सा होगा? आपको अभी जस्ट मैंने बताया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अंतः आंतरिक कोण। तो अगर यह 40 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 40 डिग्री होगा, क्लियर। और जब यह 40 डिग्री हो गया तो 40 डिग्री के बाद अपोजिट एंगल ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। आ रहा समझ में? अब यहां समझिए ये 40 और ये 40, यही तो मैं बता रहा था, एंगल 1 और एंगल 8 ऐसे करके कुछ बता रहा था कि यह एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य आंतरिक कोण हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो रहा है ना, यहां से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा चीजें समझिए, मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई दूसरा लाइन अगर उसे कट करे तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, यानी ये दोनों का जो सम होगा आपस में 180 डिग्री होगा। जैसे अगर इसका नाम थीटा रख दें और इसका नाम फाई रख दें, तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से अगर यह 40 डिग्री है तो यह एंगल 140 डिग्री होना चाहिए। 180 में से हमने 40 को माइनस कर दिया, तो अगर यह 140 है तो अपोजिट एंगल्स ये वाला भी 140 डिग्री हो जाएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसी प्रकार से अगर यह 140 है, या मान लीजिए यह 40 है, तो ये वाला कितना होगा? 140। तो आपको पता चल गया कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल।
जो कि अंदर में है, तो इसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। और अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी 140 हो गया। यही मैं उस समय से बता रहा था, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस डिग्री वाले के हिसाब से। आ रहा समझ में? तो काम अभी खत्म यहाँ पे नहीं हुआ, इसके बाद भी आगे यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देखिए, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग एंगल के हिसाब से सोचेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पर आपको यूज में आ जाएगा, चाहे कितना भी आगे नए नए थ्योरम पढ़ते जाइए, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जो अभी मैंने जस्ट बताया, ये आपको कभी भी इस्तेमाल में आ जाएगा, इसलिए इसे हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं हम लोग, कि यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है, यानी L और M पैरेलल लाइन से, ये मान के चलिए, और तीसरा लाइन इसे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब यदि यहां पर अगर यह समद्विभाजित करे, ठीक है, समद्विभाजित करे का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको इक्वल पार्ट में काट दे, यानी कि ये बराबर जो है ये एंगल हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी तरह से इस एंगल को समद्विभाजित करें, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर इसका थीटा नाम रखेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर इसे हम फाई नाम रखेंगे तो ये भी फाई होगा। आ रहा समझ में? तो ये एंगल कितना होगा, सबसे पहले ये समझिए कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो जब कभी भी अगर ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये और ये समद्विभाजित मिलती है, तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटता है, मतलब कि यह जो होगा डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। अरे समझ में? ये बिल्कुल ही 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा उसका भी मैं अभी लॉजिक बताता हूँ और वो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि ये 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसी तरह से अब दूसरा एंगल से, जैसे अगर मान लीजिए ये एंगल है, तो आपको पता था कि अगर यह 2 थीटा है, 2 फाई है, फाई प्लस फाई, अगर यह एंगल 2 फाई है तो पहले वाले रूल के हिसाब से ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये भी 2 फाई होना चाहिए, और इसको भी अगर हम समद्विभाजित करें तो ये भी फाई हो जाएगा और ये भी फाई, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सेम रूल के हिसाब से अगर इसे भी समद्विभाजित कर ले तो यह थीटा और यह थीटा दोनों देखिए अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इस तरह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो आपको पता है कि जब यह 90 तो ये जो थीटा प्लस फाई जो है ये भी 90 होगा, ठीक है, और यहाँ भी थीटा प्लस फाई ये भी 90 होगा। तो जब 90 हो गया तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब इसका अगर नाम रख दे A, इसका नाम रख दे B, इसका नाम रख दे C और इसका नाम D, तो इस तरह से जो चतुर्भुज बन रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ABCD, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हो गए। लेकिन हमें साइड के बारे में ये नहीं पता है कि इसकी साइड आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो रेक्टेंगल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये आ रहा है इसलिए समझिए। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है, अगर अंतः कोणों को अगर समद्विभाजित किया जाए, ठीक है, यानी कि उसको एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो कौन सा फिगर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है और पूछा जाता है। उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, फिर स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, यानी कि यह एक आयत होगा, ये जानना है। आ रहा है समझ में? अब रही बात कि ऐसा कैसे, तो मैंने बताया कि अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे होगा ये। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी फाई वगैरह जो मैंने लिखा है, फाई थीटा वगैरह, इसको मैं मिटा लेता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ। आप खुद समझ जाइएगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब कोई सा भी एंगल मान लीजिए, यहाँ पर ये कोई सा भी इसे एंगल मान लीजिए, आपके पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा मानिए कि उसको डिवाइड करना आसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक तरह से मान के चलिए कि 70 डिग्री मान लेते हैं या 80 डिग्री मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, 70 ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर 70 डिग्री हमने मान लिया, अगर दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित किया है तो इस हिसाब से यह 35 होगा और ये भी 35 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये 35 हो गया, तो अब समझिए कि ये अगर 70 डिग्री था, अगर यहाँ पर अगर यह 70 डिग्री है
तो दूसरे साइड वाला 110 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से हमने 70 माइनस कर लिया। तो इस तरह से अगर इसको भी आधा आधा काटेगा तो यह 55 डिग्री हो जाएगा और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो अगर इस साइड में 35-35 था तो इस साइड में भी यह 35-35 होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दोनों 55-55 है तो ये भी 55-55 होगा, 55-55, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर अगर यह 35 डिग्री है, यहाँ समझिए कि यदि इसका एंगल का जो 35 डिग्री मेजरमेंट है यहाँ 55 है, तो 35 और प्लस 55 कितना होता है? 90। तो जब 90 दो एंगल को प्लस करने के बाद हुआ और तीनों एंगल प्लस करने के बाद 180 होना चाहिए, इसका मतलब तीसरा एंगल डेफिनेटली 90 होगा, तभी तीनों का योगफल यहाँ पर एक तरह से 180 होगा। जब यह 90 हो गया तो डेफिनेटली ये भी 90 हो गया, सेम प्रोसेस है। आ रहा समझ में? अब यहाँ देखिए 55 प्लस 35, ये दोनों का मतलब ये भी 90, ये भी 90, सब 90 हो गया। तो सब 90 हो गया, इसका मतलब यह एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। आ रहा समझ में? सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, शुरू में समय जरूर लेगा लेकिन एक बार दिमाग में बैठाना जरूर है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आगे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये जो मैंने बोला कि किसी चतुर्भुज का तीनों मतलब किसी चतुर्भुज का सभी कोणों का योगफल, यानी कि चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री है और त्रिभुज में 180 डिग्री है। ऐसा कैसे? मतलब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? तो सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज और चतुर्भुज पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो अब यहाँ समझिए कि तीन जो स्ट्रेट लाइन है, इससे घिरे हुए बंद जो क्षेत्रफल होता है या क्षेत्र होता है, उसे ही त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 रेखा ऐसे खींच दिया लेकिन ये बंद नहीं हुआ, बंद करना जरूरी है, बंद नहीं हुआ तो क्या इसे त्रिभुज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, त्रिभुज है ही नहीं, ट्रायंगल है ही नहीं। इसको बंद करना जरूरी है, यानी बंद क्षेत्र जरूर होगा। तो इसको हमने क्लोज कर दिया, जैसे ही क्लोज कर दिया यह ट्रायंगल बन जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब क्या हुआ कि 3 स्ट्रेट लाइन जब किसी क्लोज्ड एरिया का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो वह एक तरह से ट्रायंगल बनता है। आ रहा है समझ में? यानी अगर 3 रेखा किधर भी खींच दीजिए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यह ट्रायंगल होगा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बंद एरिया होना जरूरी है। सेम प्रोसेस में अगर कोई 4 साइड है, मतलब 4 सरल रेखा है, अगर वह बंद एरिया को बनाता है तो चतुर्भुज होगा, बंद एरिया नहीं बनाता है तो चतुर्भुज नहीं होगा। जैसे अगर ऐसे बना लेते हैं हम लोग, तो क्या यह चतुर्भुज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 4 रेखा जरूर दिख रहा है यहाँ पर, 4 स्ट्रेट लाइन, लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर यह बंद हो गया, इस तरह से ऐसे बंद हो गया, तो यह चतुर्भुज कहलाएगा। अब यह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? बहुत तरह का होता है, रेक्टेंगल हो, आयत हो, एक तरह से वर्ग हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसका नामकरण इसका अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग करेंगे, आगे चल करके करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लेना है कि ये चतुर्भुज है। आ रहा है समझ में? तो अब इसमें सभी कोणों का योगफल कैसे हम लोग निकालते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स, कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ से आप एक तरह से मैं कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहा हूँ कि जिस पर आप क्वेश्चन अब डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे आप लोग, यानी कि डायरेक्ट पहले ऐसा नहीं है कि थ्योरम जानेंगे और प्रॉब्लम बाद में करेंगे, साथ साथ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, मतलब कि भुजाओं की संख्या अगर यदि n है, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स यानी सम ऑफ कौन सा एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर लिख देते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब सभी अंतः कोणों का योग। ठीक है, यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अंतः कोणों का योग। ये कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज और चतुर्भुज हो, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, सप्तभुज यानी 7 भुजाओं वाला भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे उससे। ठीक है, अगर यदि देखिए फॉर एग्जांपल कैसे, त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। अगर n की जगह पर 3 रखें तो 3 - 2 × 180 डिग्री, यानी
180 डिग्री। 3 में से 1 माइनस हुआ 1 से 180 को मल्टीप्लाई किया तो 180, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 होगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से अगर चतुर्भुज निकालने की बात करें तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, n का मतलब यहाँ 4, तो 4 माइनस 2 गुना 180, 4 में से 2 माइनस हुआ यानी 2, 2 को अगर 180 से माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 360 डिग्री, मतलब कि चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? एक और निकाल लेते हैं पंचभुज, मतलब n की जगह पर 5 रख लेते हैं हम लोग, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यह होता है 3, 3 में अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करें तो 18 × 54 मतलब कि 540 डिग्री। आ रहा समझ में? तो सभी कोणों का योगफल निकालने आ गया आप लोगों को आसानी से। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निकाल लेंगे, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते चलेंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? अब रही बात कि अब सिंगल अंतःकोण की बात करें, यानी कि वन इंटीरियर एंगल की बात करें। वन इंटीरियर एंगल, तो जितने साइड होंगे उतने ही एंगल होंगे, ठीक है? और ये मैं बता रहा हूं एक तरह से रेगुलर एंगल के लिए ये था और इरेगुलर के लिए था। अब यहाँ बात आ रही है कि रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ में आएगा तो हम समझेंगे। रेगुलर और इरेगुलर समझिए कि क्या है। रेगुलर का मतलब वो होता है कि वैसा क्षेत्र या वैसा एरिया, एक तरह से मानिए त्रिभुज में भी चतुर्भुज में भी या चाहे कुछ भी मतलब आपका फिगर बनता है, जिसमें सभी साइड और सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो, साइड भी और एंगल भी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ साइड और सिर्फ एंगल, एंगल भी और साइड भी, मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए और एंगल्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, मतलब बहुभुज, बहुत सारा भुजा है इसमें, तो ये रेगुलर बहुभुज होगा, रेगुलर पॉलीगन होगी। इसी तरह से चतुर्भुज में भी सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, एक तरह से यह वर्ग के रूप में है, और सभी एंगल्स बराबर होना चाहिए, तो सभी बराबर एंगल होंगे तो 90 90 90 होंगे, तो इसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अब ऐसा नहीं है कि सभी साइड तो इक्वल है लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ये भी होता है ऐसा, तो यह रेगुलर पॉलीगन नहीं है। सिर्फ साइड जो है वो सब तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं हुआ, अपोजिट एंगल हो गया। तो इस तरह से इस आधार पे हम नहीं कहेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के लिए एंगल इक्वल तो होना ही चाहिए, साथ साथ साइड भी इक्वल होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है, सिर्फ एक कंडीशन जरूरी नहीं है। जैसे ये रोम्बस बन गया, आ रहा है समझ में? इसी तरह से पंचभुज होता है, जैसे पंचभुज तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या यह रेगुलर है, मतलब कि एक तरह से सम पंचभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये दोनों 90 डिग्री होगा, ये 90 से ज्यादा है दोनों, ये 90 से कम है, तो यहाँ एंगल्स जो है भले आपस में इक्वल नहीं है लेकिन साइड इक्वल मान लीजिए कि है, तभी भी यह रेगुलर नहीं हुआ। तो रेगुलर होने के लिए क्या चाहिए? रेगुलर होने के लिए हमें एंगल भी होना चाहिए बराबर। देखिए कैसे पंचभुज वाला पे आते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पंचभुज वाले में अब ऐसा फिगर मान लीजिए बन गया, ऐसा कि सभी साइड अगर आपस में इक्वल है और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, मतलब सम पंचभुज, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये रेगुलर पॉलीगन के लिए है, वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ? समबाहुभुज। तो अगर उसकी संख्या अगर या एक कोण की बात करेगा तो n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी कि यही सभी एंगल का योगफल उसमें भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देना है, यही एक एंगल निकलेगा। जैसे अगर त्रिभुज है, अगर वो एक तरह से रेगुलर पॉलीगन के रूप में हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी समबाहु त्रिभुज। तो उसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 3 से डिवाइड कर दिया 180 में तो 60 डिग्री, तो हमें पता चल गया 60 डिग्री है। अगर चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल अभी जस्ट मैंने बताया कि 360 है, अगर 4 से भाग दे दें तो यह होता है 90 डिग्री, जो कि वर्ग बनता है, अभी जस्ट बताया मैंने। इसी तरह से 540 जो था वो पेंटागन का था, इसमें अगर 5 से डिवाइड कर लें तो 108 डिग्री होता है, यानी कि पंचभुज, सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोणों का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, वो 108 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूला से आप चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये एकदम सिंपल है। इसी तरह से हमें ये समझना है कि इसमें जैसे ये पेंटागन बनता है तो ये बाहर का एंगल है, ये अंदर का है, इसको इंटीरियर बोलेंगे,
इसको बोलेंगे इंटीरियर और इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग चले आगे कर लेते हैं, लेकिन पहले अंतःकोणों की जब बात कर लिए हैं तो बाह्य कोण का बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, चाहे वह कोई सा भी पॉलीगन हो। अगर बाह्य कोण को अगर आपस में प्लस कर दें सभी का तो हमेशा यह 360 डिग्री ही होता है। क्लियर? तो पहले अंतःकोण दोनों था, अब दोनों बाह्य कोण। अब जब सभी का योगफल 360 है तो वन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? वन एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि एक बाह्य कोण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बाह्य कोण। तो उसमें टोटल सम में भुजाओं की संख्या से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, यानी 360 डिग्री बाई n, तो एक बाह्य कोण हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, आसान है ये कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी और कॉन्सेप्ट है इसमें। भुजाओं की संख्या n तो हम लोगों को मानना ही है और उसी आधार पे आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल या सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, यह मिलकर के होता है 180 डिग्री। ये 5 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग और क्वेश्चन सब बनाएंगे। अच्छा, इसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी जिक्र आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इसका मतलब थीटा और फाई दो एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो उन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे हिंदी में संपूरक कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संपूरक कोण। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी इसे हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या है कि दो कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी कि संपूरक कोण, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होगा दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, इसे पूरक कोण बोलेंगे। जैसे अगर 30 डिग्री बोलेगा, अगर 30 डिग्री लिख करके बोल दिया कि इसका पूरक कोण की माप क्या है, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की माप क्या है, तो आप क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे 30 को, तो यानी 90 में से 30 माइनस होगा तो 60 डिग्री आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर बोलता है 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो यह होगा 150। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से कैसे पूछ लेगा वो भी देख लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये बोलेगा, इसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन ये कहेगा कि 30 डिग्री एक एंगल है और इसके पूरक और संपूरक कोणों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन ये नया बन गया कि इसके पूरक कोणों और संपूरक कोण का अनुपात क्या है। तो इसका पूरक कोण हमें पता है कि 60 डिग्री है, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करेंगे, और संपूरक कोण की बात करेगा तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब इसको अब 2 से कटेगा और ये 5, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5। आ रहा समझ में? यानी रेशियो में यहाँ पर यूज हो गया, एक तरह से ज्योमेट्री में रेशियो यूज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो ये इसे सिंपल चीजें नहीं समझे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इजी चीजें, इसी से आपको टफ क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके रखें। ठीक है, तो ये आसानी हो जाएगी। अब एक चीजें और समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूंगा कि समषटभुज। समषटभुज का मतलब क्या होता है? हेक्सागोन, जिसकी सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो और सभी साइड्स आपस में इक्वल हो, तो ये हो जाएंगी हेक्सागोन। हेक्सागोन का एक एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का होगा? ये होगा 120 डिग्री का। फॉर्मूला जो मैंने बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, उस पर डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और समझिए, इसमें डायगोनल्स भी पूछेगा। डायगोनल्स देखिए, पहले काउंट करके बताता हूँ। ये हो गया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। फिलहाल यहाँ पर 3 डायगोनल्स हैं। इसी तरह से अब काउंट कीजिए, 4 हो गया, ये 5 हो गया। आ रहा समझ में? उसके बाद ये आ गया 6, तो अब आपको, और ये आ गया 7, और ये आ गया 8, और ये आ गया 9। आ रहा समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए यहाँ पर? 9 हो गए। आ रहा समझ में?
बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? 9। अब देखिए ये हमेशा काउंट करने तो आप नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में। अगर पूछता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या हम इसे बना बना के बनाएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n-3/2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और नंबर ऑफ डायगोनल्स हाजिर है। जैसे इसमें 6 साइड्स हैं, आपको पता है, यानी n की वैल्यू कितनी है? 6। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3/2। अगर इसे काटे तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9। मैंने यहाँ काउंट करके बताया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर 9 है, और यहाँ फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि 9 है। तो ये तो 6 वाला था, तो आसानी से आपने डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर पूछ लिया कि अगर कोई पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स है 10, तो बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? या कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के ये पूछ दिया कि किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड जो है वो है 10, तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड एंड डायगोनल्स। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा देगा, मतलब कि डायगोनल्स की संख्या पहले निकालिए और उसके बाद भुजा और डायगोनल की संख्या का अनुपात बताइए, ऐसा भी है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल पता होना चाहिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे n मल्टीप्लाई n-3/2। तो इस हिसाब से 10 गुना 10 में से 3 माइनस होगा तो 7/2, इससे ये कट गया 5 से, यानी कि 35। तो डायगोनल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। आसानी से निकल गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को घुमाता है कि साइड और नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल्स के बीच का रेशियो क्या है, तो 10:35, मतलब 2 5 10, यानी 2:7। ठीक है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट से कितने जबरदस्त अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस बेस पे, तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं, आसान है। ये पहला वीडियो है तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे वाले वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहीं पे नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ 1-2 क्वेश्चन करके इसका आगे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखें, ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिया चलो आगे अगला नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट फिर अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हमें आगे भी करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि इंटीरियर एंगल जो है, यानी ये वाला इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से, मतलब ये छोटा वाला जो होगा वो एक्सटीरियर होगा, ये ध्यान रखेंगे। जनरली क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट एक नया समझ लीजिए कि इंटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सटीरियर एंगल, अगर वह साइड 4 से ज्यादा हो तब। मतलब कि 3 हो तो क्या होता है, 3 होने पर एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, इंटीरियर छोटा होगा। 4 साइड होने पर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही 5 या 5 से ज्यादा साइड आएगा तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो छोटा हो जाता है इंटीरियर एंगल से, हमेशा 5 या 5 से ज्यादा साइड हो जाने पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 3 गुना है तो बताइए वह कौन सा बहुभुज है या कौन सा पॉलीगन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देगा। तो अगर यह 3 गुना है, अगर इसे हम थीटा मान ले तो यह 3 थीटा हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों का प्लस जो हो जाएगा यानी 3 थीटा प्लस थीटा, यह 180 डिग्री होगा, यानी कि 4 थीटा इज इक्वल टू 180, तो यह हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इस तरह से थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब यह पूछता है यह किस प्रकार का पॉलीगन है, मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी पूछा जाए तो जब नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो बाह्य एंगल का जो टोटल सम है, बाह्य एंगल यानी कि बाहर का जो जितने कोण होते हैं उसका जो सम है 360 डिग्री में, उसमें बाह्य एंगल से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यानी कि ये थीटा वाला से, वही हमारा आंसर होता है। तो अगर हम 45 डिग्री से डिवाइड करें तो 45 दूना 90, 9 चौका 36, यानी कि ये कटेगा 8 से, यानी यह ऑक्टागोन बन जाएगा। ठीक है, ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन, मतलब एक तरह से कि सम अष्टभुज। अरे समझ में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कि कभी ऐसा दे देगा कि नंबर ऑफ साइड दे देगा और बोलेगा कि बाह्य कोण की माप कितनी है, या कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरह से स्टेटमेंट देगा कि एंगल्स का पूछ देगा कि एक दो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इस तरह से भी बोल देगा। तो बताइए कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं या यह किस प्रकार का पॉलीगन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आसान कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे आगे वाले चैप्टर, आने वाले चैप्टर में जो है
और भी क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं इसका कुछ क्वेश्चन अभी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप अगला वीडियो जरूर अच्छे से देखें और समझें। इसका कॉन्सेप्ट यहीं पूरा नहीं हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट आगे वाले वीडियो में जरूर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।